असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। सुबह उससे पहले जागी थी, कमरे की छत पर नजर टकाए वो उसी के हंसाने में थी। सुबह बाहर बीवी तबरेशा ने आंखें खोलते हुए उसके बाल पर बोसा देते हुए कहा, लेकिन मन्नत ने कोई रिस्पांस ना दिया। तबरेशा ने अपनी क्यूट उस पर सहद की थी, उसकी तवज्जो खुद की तरफ मबूस करवाने की खातिर, लेकिन उसने तबरेशा को देखा भी नहीं। मन्नत, तबरेशा तुम हो, तुम्हारी खुशबू तबरेशा को हर वक्त हर लम्हे खुद में चाहिए। तुम ज़रूरी हो, फ़र्ज हो मुझ पर। वो इन चीज़ों में मैं तुम्हारी कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस पर झुका उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोल रहा था, मुझे वापस जाना है अपने घर। उसके जवाब में कल रात की बात दोहराई तो तबरेशा ने साइड में से फ़ोन उठाया अपना। अस्सलाम वालेकुम। कुछ काम कहा था मैंने तुमसे, आज ऑफिस में मिला मुझसे। ये कार्ड मुझे अपनी बीवी के नाम करवाना है। मन्नत, तबरेशा हाँ, कागजात तैयार करवाओ। ओके। उस पर झुका ही सब बात कर रहा था। मन्नत ने बेयकीनी से उसको देखा। तबरेशा ने उसके कंधे पर सिर की हुई शर्ट को ठीक किया। ये तुम्हारा घर हुआ अब से, और ये जुमला मेरे सामने दोबारा नहीं दोहराना। उठकर नाश्ता बनाओ, ऑफिस जाना है मुझे। शाह, आज नहीं जाए, उसने नम लहजे में कहा। तबरेशा ने उसे साथ लगाए देखा। क्या चाह रही हो मन्नत? मुझे देंगे? बोल कर तो देखो। इस लड़की से अपना ये रिश्ता खत्म करे। अब भी नहीं कर सकता तो मुझसे कर दे फिर, क्योंकि मुझे एक बांटा हुआ शख्स नहीं चाहिए। वो चाहिए तो वो खामोश रहा। कि आप मुझे किसी और के साथ बांट सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये काम मैं भी कर सकती हूँ। तबरेशा का हाथ उठा था। मन्नत ने आंखें मीची, उसका हाथ हवा में मुअत्तल रह गया। उसने इन खूबसूरत लम्हात की भी तौहीन कर दी थी। तबरेशा ने उसे दिखा दिया और खुद कमरे से बाहर निकलता चला गया। मन्नत वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। जब मन हल्का हुआ तो फ्रेश होकर बाहर निकली। वो साथ वाले कमरे में था। नाश्ता बनाया, क्योंकि रात को भी तबरेशा से डिनर नहीं किया था, इसलिए पराठे बनाए। उसने काफ़ी रखी और उसके कमरे की तरफ गई। नाश्ता बन गया है, खुद खा लो। वो बिना उसे देखे हुए बोला, आपका भी बनाया है, फौरन बाहर है। मन्नत ने कहा तो उसने जवाब ना दिया। तो मन्नत उसके नज़दीक है, उसका फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए बाहर निकल गई। कुछ लम्हे बाद वो भी बाहर आया और खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगा। मन्नत उसे काफ़ी थी, जिस पर एक निगाह डाले बगैर निकल गया, क्योंकि उसे बासत का फ़ोन आया था। इस वक्त तुरैत को उसकी ज़रूरत थी। वो अपने सारे काम छोड़ता हुआ अस्पताल गया था। मैं जानती हूँ शाह, जो आपने किया उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे किसी सूरत तबरेशा पर एक आंख एक नगाह भी किसी दूसरी की नहीं चाहिए। वो शिद्दत पसंदी से बोले। वो घर आया और भागता हुआ अपने कमरे में गया, जहाँ वो बेहाल होती पसीने में न डालती। राबी उसके नज़दीक आते हुए दुरैत ने उसको बुलाया। दुरैत को बुलाएं। वो अब भी एक ही बात दोहरा रही थी। राबी, दुरैत को मैं आ गया हूँ ना, मेरी तरफ देखो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? गाड़ी निकालो। आप चादर निकाल ले अलमारी में से, उसने गाड़ी को देखते हुए कहा, और फिर हांसमा को देते हुए हदायत दी। उसके बारी वजूद को गोद में बढ़ते हुए बाहर की तरफ भागा और फिर अस्पताल। वो उसे कैसे लेकर गया था, ये एक मुश्किल मरहला था। वो बिखरी हाथ में पसीने से नडाल वहां पर खड़ा था। रुबाब और बासत भी आ गए थे। सुबह का दिन मामूल के मुताबिक था। वो अपने काम में मसरूफ थी। जब उसे हांसमा ने फोन करके रुबाशा का बताया था, उसने फोन बासत को फ़ोन किया और उसकी हालत का बताया। तुम तैयार रहो, मैं आता हूँ। बासत ने अपना सारा काम वहीं पर छोड़ा था। उसकी ज़िंदगी में दो ही तो सिनफे नाजुक थी, एक बहन और दूसरी बीवी। वो पहले घर आया, रुबाब को लेता वो अस्पताल भागा था। वहाँ जाकर उसने दुरैत को यहाँ वहाँ चक्कर काटते हुए देखा था। हज़ारों इतलाफात और नाराज़गी सही, लेकिन इस वक्त वो उसकी हालत समझ सकता था। रुबाब ने दुरैत के पास जाते उसे हौसला दिया। बासत डॉक्टर से मिल रहा था। वो बेहतर से बेहतर डॉक्टर इस वक्त अपनी बहन के लिए चाहता था, लेकिन अब तक उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। उसने दुरैत का गुस्सा देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़कर उसको थामता। उसने तबरेशा को फ़ोन करके भी सारी बात बता दी थी। वो भी शायद आने वाला था। दुरैत के मुश्किल वक्त में वो सब मौजूद होने ज़रूरी थे, और दो ही तो दोस्त तो बनाए थे दुरैत जज़दानी ने अपनी ज़िंदगी में। भाई, वो ठीक होंगे, रबाब ने कहा। तो दुरैत ने उसे साथ लगाया। वो दुरैत जज़दानी की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था जो उसने इस अस्पताल के कॉरिडोर में गुजरा था। और फिर उस मुश्किल मराहल से गुजरते वह बाहर आया जब उसे मालूम हुआ कि रब्बुल आलमीन ने उसे बेटे से नवाजा है। रुबाशा ने बेटे को थामा था। दुरैत ने उसको देखा तक भी नहीं था। उसका सारा ध्यान अपनी बीवी की तरफ था, जो अंदर मौजूद थी। न जाने किस हालत में उसने इनके बेटे को चूमते हुए रबाब को पकड़ाया। दो इश्तियाक से उसे देख रहे थे और चूम रही थी बार बार। उसने तशक्कर के एहसास से आसमान की तरफ देखा। मेरी बीवी कैसी है? मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं, डॉक्टर ने सर झुकाए। दुरैत जदानी को कहा, क्या मतलब नहीं मिल सकता? मुझे अभी मिलना है। वो उठकर खड़ा हुआ। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनके केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या बकवास है? ये सब सुनने के लिए नहीं बैठा मैं। 10 मिनट है तुम लोगों के पास, मुझे मेरी बीवी चाहिए अपने सामने। वो चीख रहा था। बासत ने आंखें आते हुए उसे काबू किया था। दिमाग खराब है तुम्हारा दुरैत? बैठो जहाँ। वो तुमसे बेहतर जानती है, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। दुरैत को ऑफिस से बाहर होते वो खुद को रोक नहीं पाया था। उससे आगे बढ़कर संभाला था। वो उसे इस हाल में नहीं देख सकता था
दरेद को उसकी जगह पर बिठाते उसने उसके बेटे को उसके गोद में दिया था। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बीबी को, डॉक्टर्स को उनका काम करने दो, सारे सीनियर डॉक्टर को भेज दिया है मैंने अंदर। रब की ज़ात पर भरोसा रखो, इस ज़ात पर तवज्जो दो जिसको तुम्हें सौंपे। तुम्हारी बीवी तकलीफ में है, उसे ज़रूर अफसोस होगा ये जानते हैं कि उसके बेटे को उसके बाप ने देखा तक नहीं है। बादल की बात सुनते उसने बेटे को देखा था जो उसकी कार्बन कॉपी था। बस आंखें उसकी रुबाशा पर गई थी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। उसे झुककर उसकी आंखें चूमी, दिल अब भी वहीं पटका था। वो एक लफ्ज तक अदा न कर पाया था। अपने बेटे का माथा चूमते उसे रबाब को दिया और फिर से उठकर खड़ा हुआ। पास ने उसे घूरते हुए नफी में साइड लाया। आप प्लीज जाएं अंदर और जल्दी करें, अपने तमाम सीनियर डॉक्टरों को बुलाएं। पासत ने इत्मीनान से काम लिया था। ऐसे केसेस में कोई एक ही बचता है, या माँ या बच्चा। उनके कान में किसी एक की आवाज आई थी। दुरै से वो मिल आया था लेकिन रुबाइशा से नहीं मिला था। मन्नत को भी वो रुबाइशा से मिलवाता लेकिन अभी हालात इतने साजगार ना थे। वो सारा दिन घर नहीं गया था। दुरैद की हालत काफ़ी बुरी थी क्योंकि रुबाइशा को होश न आया था। उसने अपने तमाम सोर्सेस लगाए थे। वो अच्छी फीमेल डॉक्टर अंदर भेजा था। दुरैद के बेटे को उठाते उसे मुबारकबाद दी थी और फिर सब हैरियत का सुनते वो घर आया लेकिन वो सो चुके थे, इसलिए बिना उसे तंग किए वो लेट गया। भूख थी लेकिन उसे उठाना नहीं चाहता था। वो सुबह उठा तो उसके नज़दीक ही सो रही थी। एक हाथ उसके सीने पर था और दूसरा पैर पर पड़ा था। तबरेज उसको देखने लगा। दिन मुतमिन था। वो जो आग अपने लफ्ज़ों से लगा गई थी उसने उसे इसी के वजूद से बजाए थे। मन्नत उसे आवाज़ दी लेकिन वो गहरी नींद में थी। मन्नत उठो। उसके बालों में उंगलियां चलाते तबरेज उसे उठाना चाहता और कंफर्टर मस्जिद उस पर खींचा। मुझे सर्दी लग रही है, एसी बंद करे। वो नींद में बड़बड़ाए, उठो मुझे जाना है, नाश्ता तैयार करो, मुझे सोना है, उठो। शाबाश, मेरे जाने के बाद सो जाना। तबरेज उसे झटके से उठाकर बिठाया, उसके शर्ट का ऊपरी बटन बंद किया। वो नींद में झूलकर उसके सीने से लगे थे लेकिन तबरेज के बगैर नाश्ता ये बगैर नहीं जाना चाहता था। मन्नत, तबरेज शाह, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमको खो कर तुम्हें बेहाल करके आज ही घर रुक जाऊं तो मेरे फ्रेश होने तक नाश्ता त्याग कर उसके कान के पास बोला, झटके से खड़ा किया। मन्नत ने उसकी बात सुनी तो कामते मुश्किल आंखों को खोला और किचन में गई। वही सिंक से मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ भी था, उसे नाश्ता किए बगैर वो नहीं बेच सकती थी। जानती थी कि उसने ऐसा किया तो वो सारा दिन भूखा ही रहेगा क्योंकि अब उसे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो इतना थक गया था खा खा कर। उसके 2 पराठे बनाते, अंडे बनाए और चाय ऊपर रखी। नींद अभी बहुत आ रही थी। वो किचन में आकर अपनी महसूस जगह पर बैठा। उसे देखा जिसका रूह चूल्हे की तरफ था। बन गया नाश्ता, बस चाय राय की है, क्या वो खुद कप में डाल लेंगे? वो नींद में ही बोली थी। अब तक उसे जमाई आ रही थी। नहीं, साफ इनकार किया था तरबेज ने। मन्नत ने रोटी चक्कर बनाकर उसको देखा कि शायद वो तरस खा ले, लेकिन नहीं। उसका नाश्ता आगे रखा, वो वहीं सामने बैठ गई। चाय बनते उसके कप में डाली, उसे दी। वापस जाने लगी। जब देखा कि उसे देख रहा था वो वापस वहीं पर बैठ गई। जानती थी उसको रुखसत किए बिना तो बिस्तर से उठाकर ले आएगा। वो दरवाजे पर पहुंचा तो वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। आ क्यों नहीं रही? संजीदगी से सवाल पूछा गया था। जाएं प्लीज। मन्नत, यहाँ आओ, जिद मत किया करें शाह, जाएं प्लीज। अब नींद तो हाँक आनी थी। परसों की मनादा याद आते वो संजीदा हुई थी। तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ जो तुमसे मुहातब हो? मेरे जाने के बाद सारा दिन सोती रहना मुझे एतराज नहीं, लेकिन जो वक्त मेरा है वो मुझे दिया करो। और कितना वक्त चाहिए आपको? आपके शिकवे ही खत्म नहीं हो रहे। आप तो जबरदस्ती अपना वक्त लेना जानते हैं तबरेशा। उसका इशारा परसों की इसकी हरकत की तरफ था। उस औरत की बात सुनकर दुर्योधन ने झटके से उसे देखा था और फिर सर झुका गया था। यह सब रब के हाथ में है। आप जैसे लोग अपने अंदाजे नहीं लगाया करें। जो आप बादशाह की तरफ से आया था, मुझे मिलना है उसे अभी इसी वक्त। उसे नजर उठाकर बादशाह को देखते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है दुर्योधन, उसका इलाज चल रहा है, वो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। बादशाह तुमसे समझाना चाह, प्लीज। इल्तिजाया इलाज था। बादशाह मजीद इनकार न कर सका और डॉक्टर से दरखास्त करने लगा, पर उसे अंदर जाने दिया गया था। डॉक्टर का काम खत्म हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर उसे चंद घंटों में होश आ जाता तो वो खतरे से बाहर है, नहीं तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। वह वहीं पर बैठा रहा। इतनी नाइंसाफी अपनी औलाद के साथ रुबाइशा जतानी। उसे उसका हाथ थामते हुए कहा और आंखें नमकीन पानी से भर गई। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी औलाद का तो एहसास करो जो आज इस दुनिया में आई है। और तुम उसे कैसे तुम इस हाल में छोड़ सकती हो? वो धीरे से कहता वो उठा और बाहर निकल गया। ये कोई फिल्म अफसाना नहीं था जहाँ पर अचानक सब बेहतर हो जाए। वो मस्जिद गया और रब के हजूर झुका था, इस उम्मीद पर नहीं कि उस दुआ के सदके वो बच जाएगी, बल्कि इस यकीन के भरोसे कि उसे कुछ नहीं होगा। वो बचपन से दुआ कम मांगा करता था लेकिन जब मांगता था तो उसे यकीन से मांगता था कि दुआ कबूलियत का अशरफ पाएगी। वो कहा करता था कि ए रब, तेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसी ज़ात, ऐसी ताकत नहीं है जिससे हम मांग सकें, तो वाहिद जरिया है। तुझसे मांगते हैं और उस बात पर यकीन रखते हैं कि तू हमें दुत्कारेगा नहीं। और वो तो ज़ात है जो हमारी नामुमकिन चीज़ों पर मुस्कुराकर कुन फरमा देता है। बस इसी के मामले में भी कुन हो गए थे। वो घंटों बाद
واپس آیا تو رباب نے اس کا بیٹا اس کے ہاتھ میں دیا، اپنی بیوی کو دکھا آئے اور تب سے پہلے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی اور الحمدللہ پڑھ کے وہ اندر داخل ہوا۔ احساس ہے تمہیں وہ کب سے بھوکا ہے؟ درید نے اندر جاتے ہی اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ درید لائیں اسے یہاں، وہ لیٹے ہی تڑپتی ہوئی بولی تھی کہ اب کیوں تڑپ پڑی ہو؟ کتنے گھنٹے تو بے ہوش تھی تم، تب تم اس کا خیال نہیں آیا؟ وہ سنجیدہ تھا، اپنا غصہ وہ ایسے ہی نکال رہا تھا۔ درید پلیز، اس کی طرف کو محسوس کرتے اس کے قریب گیا، اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ لٹایا جو یہاں وہاں دیتا ہوا منہ میں انگوٹھا ڈالے ہوئے تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ دیکھ رہی ہو کتنا چلاک ہے یہ، جہاں وہاں دیکھ رہا ہے اور اتنے بچے آنکھیں بھی مشکل سے کھولتے ہیں، درید نے کہا تو ربیشہ نے درید کو دیکھا جس کا بکھرا حلیہ اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں اس کی حالت کی گواہ تھی۔ تو مجھے غصہ دلا رہی ہو منت؟ وہ چیزیں وہیں پر رہتا، دروازہ پھر سے بند کرتا اس کی طرف آتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ کو غصہ آئے۔ غصہ مجھے آنا چاہیے۔ اس نے میری گردن اور گال کو آگے کرتے ہوئے اسے دیکھا جہاں اس نے زخم دیا تھا۔ درویش شاہ کئی لمحے اس کو دیتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان سب کے لیے میں معافی مانگوں گا؟ آپ کو مانگنی چاہیے۔ اس نے ہاتھ باندھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا، تم جب میری ذات کی نفی کرو گی تمہیں سزا ملے گی۔ اس سزا کے بعد مجھے معافی اور شرمندگی کا تصور مت رکھنا۔ چلو اب۔ درویش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ دروازے تک لے کر جانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمی رہے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے دوسرے گال پر بھی ایسا ہی زخم دوں؟ منت، درویش آپ یونیورسٹی میں مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ اچانک سوال آیا۔ تمہارے باپ کے بزنس کے ٹریکس تک پہنچنا چاہتا تھا تمہارے ذریعے، اور کچھ پوچھنا ہے؟ وہ اس وقت بحث نہیں چاہتا تھا، اس لیے سچ بتایا اسے۔ تو پھر پہنچ کیوں نہیں؟ میری دلچسپی نہیں رہی تھی ان سب میں۔ کیا تب بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ بولا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ کیوں ایسا بولتا تھا؟ اچھا، اس کا مطلب کہ مرد وقاع کو بھی آپ نے دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ تم دلچسپی آج سے نہیں، میری ذات میں سالوں سے لے رہی ہو، اس لیے نہیں آنا چاہتی تھی نہ میرے سامنے کہ کہیں میں تمہیں اس نام سے علیحدہ نہ کر دوں۔ اسے لاجواب پڑ گیا تھا، اس شخص نے ہمیں علیحدہ کیوں کیا تھا؟ وہ تو آپ کا دوست تھا نا؟ سالوں سے اس کے من میں یہ سوال تھا۔ ابھی مجھے جانا ہے، ان سوالات کے جوابات بات کے لیے رکھو۔ اور ہاں، منت وقاع نہیں، منت درویش شاہ۔ اور اب تم یاد رکھنا۔ آؤ۔ آپ اتنی ضدی کیوں ہے شاہ؟ وہ تھک جاتی تھی اس کی ضد کے آگے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ضد پوری کرو، اس نے کہا تو منت نے اسے دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ درویش شاہ نے اسے اپنے انگوٹھے سے اس کے زخم پر مساحی پہنچائی۔ یعنی آپ شرمندہ ہیں؟ اسے فوراً پوچھا۔ نہیں، زخم کی نوعیت جان رہا تھا کہ اگلا وار یہ برداشت کر پائیں گی یا نہیں۔ اسے سنجیدگی سے کہا، اس کا گال تھپتھپایا، اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی دروازے تک لایا۔ آیت الکرسی تو پڑھ لو، بھول گئی ہو؟ مر نہ جاؤں میں، خدا کا خوف کریں شاہ۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے روز کی طرح اس پر پھونک ماری تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ٹیوب نکال کر رکھی ہے، گال پر لگا لینا اور اب سو جا۔ میرے آنے تک مجھے فریش چاہیے ہو بالکل، اور کپڑے بدل لو، کل بھی یہی پہنے تھے تم نے۔ اسے جتلا گیا تھا کہ اس کی ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے۔ اوف، یہ شخص۔ اس کو جانے کے بعد دروازہ لاک کیا اور اندر آئی۔ گھر آج گندا نہ تھا، اسے تھکان بھی تھی، اس لیے صرف آج پلاؤ بنانے کا سوچا۔ اس کے بعد وہ سونا چاہتی تھی۔ جلدی سے پلاؤ بنایا، پھر یاد آیا کہ مہاراجہ رائتے کے بغیر یہ نہیں کھائیں گے۔ پھر رائتا بنا کر فریج میں رکھا اور فریزر میں سے اس کی رس ملائی چیک کی جو کہ موجود تھی۔ اس کی ہر چھوٹی بات کو اس نے حفظ کر لیا تھا ان چند دنوں میں۔ وہ دنیا کی ہر کوتاہی کر سکتی تھی، لیکن درویش کے معاملے میں اس کا وجود، اس کا دل، اس کا دماغ کبھی بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ کچن سمیٹ کر اس کی بات یاد آئی تو فریش ہو کر کپڑے بدلے اور سو گئی۔ کیا میں نے بہت انتظار کروایا؟ ربیشہ نے اسے پوچھا تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کبھی تمہیں بھی میں اتنا ہی تڑپا کر پوچھوں گا کہ میں نے؟ ربیشہ درید جدانی، کیا میں نے تمہیں بہت تڑپایا؟ تمہیں؟ وہ سنجیدہ سا کہتا ہوا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے گہری سانس بھری، اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی جو سو چکا تھا۔ وہ ہو درپے پر گیا تھا۔ وہ مسکرائی، کچھ تو مجھ سے چرا لیتے۔ اپنے بیٹے کے ہر نقش کو چومتے اس سے شکوہ کر تھی۔ باسط تندایا، اس کے ماتھے پر پیار دیا تو وہ مسکرائی۔ رباب نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں جھکائی۔ خاموشی تھی اب ان کے درمیان جسے باسط کی آواز سے توڑا۔ یار، ماموں پر گیا تو نہیں ہے یہ؟ بابا چلا گیا سارا، مجھ پر جاتا تو لڑکیاں مرتی اس پر۔ باسط نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، اب زیادہ مرے گی کیونکہ وہ میرے بھائی پر گیا ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ رباب نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ تو تم مجھے میرے جیسا دے دو نا، باسط اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو اس نے باسط کے کاندھے پر تھپ لگائے۔ درید کہاں گیا ہے؟ ربیشہ نے پوچھا۔ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے پاگلوں کی طرح، ایک آدمی کو پکڑ کر 10 بار پوچھ رہا ہے کہ آپ نے منہ میٹھا کیا ہے، شوگر کروائے گا سب کو سالہ، باسط نے چڑ کر کہا تو ربیشہ نے اس کو گڑا۔ میں دیتا ہوں اسے، باسط کہہ کر نکل گیا تو رباب دھیرے سے چلتی اس کے پاس ہے۔ سب سے پہلے اسے میں نے چوما ہے، وہ پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا حق ہے، تم اکلوتی پھپھو میرے بیٹے کی، کیا تم نے اس کا نام سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ کیا اس کا نام میں رکھوں؟ وہ پرجوش تھی بہت۔ ربیشہ اسے منع نہ کر پائی۔ بالکل۔ حاضق درید جدانی کیسا ہے؟ بہت اچھا، ربیشہ نے کہا تو مسکرائی اور پھر اس کے نزدیک پیر کر اس کا ہاتھ تھام گئے۔ تم بہت اچھی ہو رابی، میں شرمندہ۔ کوئی بات نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک انسان کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے رباب کے ہاتھ پر
हाथ रखा तो वो मुतमिन हुई। तब तक तुरंत आ गया था और बासत के पीछे ही था। भैया मैंने अपने बेटे का नाम रख दिया है। वो चलकर उसके पास आई तो तुरंत ने उसको हाथ लगाया। अच्छा किया, मैंने तुम्हें इजाज़त दी है, उसने कहा। तो रुबाब ने उसको देखा। मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, मुझे भाभी को वो सब नहीं कहना चाहिए था, बस मैं गुस्से में थी। गुड़िया ये बात जान लो कि तुम्हारी उसकी अपनी अपनी जगह है मेरे दिल में, और वो मोहब्बत है मेरी, तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। जो भी था वो हम दोनों का आपस का मामला था जो मैं खुद सुलझाना चाहता था। अब मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? माफ़ तो मैं राबी कर चुकी है, मैं जानता हूँ उसे, उसने कहते हुए रुबैशा को देखा जिसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब बताओ मेरे बेटे का नाम किस खुशी में रखा है तुमने? मैं इकलौती पुप्पी हूँ उसकी, मैं इकलौती फुप्पो हूँ उसकी। राबी ने इजाज़त दी तो मैंने रख दिया। हाजिर दुरेद जजदानी कैसा है? बहुत होबर, लेकिन याद रखो तुम्हारे बच्चों का नाम अब मैं रखूंगा, अपने शोहर से पूछ लो। दुरेद ने कहा तो और बाप ने फौरन बासित को देखा जो कंधे उचका गया। ओके मुझे मंजूर है, उसने बासित को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्योंकि उसके बेटे का नाम उसे ही रखना था। तुम लोग घर जाओ अब, कल आ जाना, दुरेद ने उन्हें देखते हुए कहा। तो बासित ने फौरन मना किया, यहाँ एक से ज्यादा को रुकने की इजाजत नहीं है, ज़्यादा अपने सोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर जाओ, उसने बातों को बड़े रास्त कहा। तो उसने लब बीचे, लेकिन शायद इस वक्त उनको अकेला छोड़ना ज़्यादा बेहतर था, इसलिए अरबाब को लेकर वो घर चला गया। वो दुरेत और रुबैशा के पास काफ़ी देर तक ठहरे थे। रुबाब उनके बेटे को चूमती बाबर से देखकर पुरजोश होती हुई बासत को दिखाती, बासत की इन हरकतों पर मुस्कुराकर रह जाता। वह बहुत खुश थी और वो उसे देखकर खुश था। वह खुश और मुतमिन था अपनी ज़िंदगी में। रुबाब ने उसे खुद में इतना उलझा दिया था कि उसे किसी और चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। दुरेत ने उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन रुबाब का मन ही नहीं था घर जाने का। बासत खुद भी नहीं आना चाहता था, लेकिन अब रुबैशा ठीक थी और वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रुबाब चलो, बासत थोड़ी देर और, वो सो गया है रुबाब, अब न जाने कितनी देर तक सोता रहे। बासत ने उसको समझाना चाहा, अभी उठ जाएगा ना, फिर मैं थोड़ा सा खेल लूंगी, फिर पक्का चलेंगे, उसने कहा। तो बासत ने उसको घूरा, आ रही हो या अकेला चला जाओ? उफ आ रही हो। वो सोए हुए हाजिर को प्यार करने लगी तो दुरेत ने मुस्कुराकर उसका माथा चुमा और उन्हें उदाफिज बोलकर बाहर आ गए। खाना नहीं बनाया आज मैंने कुछ भी, डिनर करते हैं किसी अच्छी सी जगह पर, वो पुरजोशी से बोले। बिल्कुल नहीं, पैक करवा लेता हूँ। आप बासत कितना बोरिंग है ना आप, वहाँ बैठकर खाते हैं, इतना मज़ा आएगा, मैं तुम्हें किसी और दिन ले आ जाऊँगा। रुबाब इस वक्त थक गया हूँ बहुत, उसने कहा। तो रुबाब ने खामोशी से सर हिलाया। नाराज़ हो गई हो? उसकी खामोशी से यही आहस किया था बासत ने, इसलिए पूछे बिना ना रह सका। नहीं आपकी तरह नहीं हूँ मैं, अब आइसक्रीम भी ले लीजिएगा, आ ही गए हैं तो, उसने करते हुए कहा। वो बाहर गया खाना पैक करवाने के लिए, लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना, वापस आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चलो आप बैठ कर खा लेते हैं। नहीं क्यों नहीं, आप थक गए हैं, घर जगह खा लेंगे, उसने सादगी से जवाब दिया। नहीं तुम्हारी रोती शक्ल नहीं देखनी मुझे, नहीं तो ताने मारोगी कि इस तारीख को मैंने बाहर खाना खिलाने का बोला था और आपने नहीं खिलाया था। उफ इतने नरे मैंने कभी नहीं किए, वो कहती हुई उतर गई और फिर उन्होंने खाना खाया और आइसक्रीम दिलाते हुए उसे गाड़ी में वापस लाया था। शॉपिंग भी करनी है मुझे कुछ, रुबाब ने उसे देते हुए चिटार से कहा। तो बात से गुरा जो ज़्यादा ही फैल रही थी, अब ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठ कर खा लेना। ओके आज ही खा लूँगी, वो मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाने लगी और वो सामने देते हुए ड्राइव करने लगा। वो ऑफिस से वापसी पर उनके पास आया था। मन्नत की शिकवा करती हुई आंखें, वो भूला नहीं था, वो इनसिक्योर हो रही थी उसको लेकर जो उसे कतन मंजूर ना था। डैड मैं अभी शादी नहीं कर सकता, ये मंगनी सिर्फ मैंने आपके कहने पर किया, फिर ये कोई डील हो या सिर्फ आपकी अपनी दोस्ती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब्रेशा होश में तो हो, वो शादी क्यों नहीं करनी, किसी से भी तो करनी है ना, तो सारा से क्यों नहीं? वो दाड़े थे, वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी और। कौन? वो उठ खड़े हुए। वक्त आने पर बता दूंगा, खैर मेरी बिला से कुछ भी करो, लेकिन ये शादी तो होगी। मैं डील कर चुका हूँ उसके बाप से। डील आपने की है, मैंने नहीं, तुम भूल रहे हो मेरे एहसास नात। वो दारे तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, कुछ नहीं बोला, और ये भी नहीं भूला कि ये सब पैसा घर बिजनेस मेरे बाप का था जो आपको मुफ्त में मिला, और जितना आपने मेरे लिए इन सालों में किया है ना, इतना मैंने आपको इन महीनों में लौटाया भी है। वो आज बोल गया था क्योंकि बोलना ज़रूरी हो गया था। ना हजार बाप से जुबान लड़ा रहे हो, कुछ भी कर लो, ये शादी होगी, नहीं तो मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, और ना ही हमारा मुँह मरा हुआ मुँह तुम देखोगे। मैं दुनिया को चीखा बताऊंगा कि ये वो औलाद है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसको बिजनेसमैन मैंने बनाया, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और क्या बोल रहा है ये सब तुम्हारे बाप का था? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे बाप का बिजनेस आखिरी सांसों पर था और मैंने बचाया आकर, ये सब मेरा है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आया था। तेज ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचा था। इसका सर इस वक्त दर्द से फट रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था उसे। तो क्या वो सब अपने हाथों से तबाह कर गया था? उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया था। शायद ये हिम्मत वो पहले कर लेता था। पूरा शाह और उसकी बीवी इस मंगनी को ना जान पाते, क्योंकि वैसा कुछ होने ना देता। वो घर आया तो वो वहीं पर मौजूद टीवी देख रही थी। वो बिना देख के अंदर चला गया था और दरवाज़ा बंद करते बिना चेंज किए बिस्तर पर लेट गया। वो कई लम्बे सोचती रही, फिर पानी का गिलास लेती हुई अंदर आई, लेकिन अंदर अंधेरा देखकर वो चौंकी। ये कौन सा वक्त था सोने का? उसने लाइट चलाई। बंद करो उसे और दरवाज़ा बंद करो, वहीं से बोला।
وہ بند کرتی اس کے پاس گئی اور اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اس کو دیکھا۔